प्रश्न संख्या 61 और यहाँ पर आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। कहा जा रहा है कि यह शूद्रक की प्रसिद्ध संस्कृत साहित्यिक रचना है। इसके जो पात्र हैं यानी इसमें जो भूमिका अदा कर रहे हैं वो समाज के सभी स्तरों से संबंध है और इसके एक अंक में चोरी का एक रुचिकर विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चोरी का नियमित कला यानी कि रेगुलर आर्ट के रूप में उसे उल्लेख किया गया है। उपयुक्त जो परिच्छेद दी गई है निम्नलिखित में से किस साहित्यिक रचना की यहाँ पर बात की जा रही है। और यहाँ पे आपके सामने जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प जो है मेघदूत की बात हो रही है और यदि आपको पता हो मेघदूत जो है ये कालिदास की रचना है। इसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश से पहले की जो दशाएं होती हैं और उस दशा को बताया गया है और उत्तर मेघ में बारिश के यानी कि मेघ के बाद वाली दशा को जो है इसमें बताया गया है। तो पहला विकल्प जो है यहाँ पर गलत है। दूसरे विकल्प की बात करें तो मुद्रा राक्षस, और यदि आपको पता हो तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त द्वारा लिखी एक नाटक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो सत्ता का राज सत्तारोहण होता है उसका जो है वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक की इसमें बात की गई है। तो बी विकल्प भी गलत हो गया। तीसरा विकल्प कह रहा है मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी और इसकी रचना जो है 248 ईस्वी में 248 ईस्वी में इसका मतलब हो गया तीसरी शताब्दी में शूद्रक द्वारा की गई थी और यही जो है इसका सही उत्तर है। विकल्प सी जो है इसमें सही उत्तर है। इसमें समाज के सभी पात्र जो है इसमें पहले अंक में है। इसमें चोर, जुआरी, दुष्ट, आलसी व्यक्ति, वेश्या, उनके सहयोगी, सिपाही, भिक्षुक, राजनीतिक, ये सभी जो है इसमें शामिल है और विकल्प सी सही उत्तर है। वहीं चौथे विकल्प की बात करें तो विकल्प डी ये कर है मालविकाग्निमित्रम। ये जो है कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है और इस प्रकार जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी है, यानी मृक्ष कटिकम, जो कि शूद्रक द्वारा रची गई है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में गांधिक जो शब्द है ये गांधिक किस चीज़ को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर सीधा विकल्प में यहाँ पर दे रहा है गांधियों को जो है ये डिनोट करता है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। व्यापारी अपने मूल नगर का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में जो है उस समय यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में काफ़ी जो है गर्व महसूस करते थे। शिल्पकार और व्यापारी दोनों ने बौद्ध धर्मों के लिए जो है उदारता पूर्वक दान किया और उन्होंने छोटी स्मारक पट्टिकाओं को भी स्थापना की। दानदाताओं में गंधिकों का नाम जो है बार बार इसका उल्लेख किया जाता है और यहाँ पर जो है विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के मूल सिद्धांत है। तो संपूर्ण जगत प्राणवान है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है ये जैन धर्म के मूल सिद्धांत से जो है सही है और यदि पहला कथन सही है तो विकल्प ए और डी जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। जैन धर्म की बात करें तो ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी माने भारत में ये महावीर के जन्म से पहले भी जो है ये प्रचलित थे और ऐसा कहा जाता है कि महावीर जो है इसके 23वें तीर्थंकर थे। तो ये बात जो है आपको 24वें तीर्थंकर थे। इसका मतलब ये हो गया कि 23 शिक्षक इससे पहले भी हो चुके थे। महावीर जो है इसके 24वें तीर्थंकर थे और इसमें जो है संपूर्ण जगत को प्राणवान माना गया है। चट्टान, मिट्टी और अन्य चीज़ों में जो है मनुष्य, जानवर, पौधा, कीड़ा, इन सब में जो है जीवन को दिखाया गया है और ये जैन दर्शन के केंद्र बिंदु है। पहला विकल्प जो है सही है। दूसरे की बात करें तो विहारों में निवास करना मोक्ष की अनिवार्य शर्त है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है कि बिहार में जो है निवास करना
माने कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए त्याग और तपस्या जो है जरूरी है। और यह जो त्याग और तपस्या है, यह केवल संसार का त्याग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बिहार एक निवास करने का स्थान होता था, उस स्थान में निवास करना अनिवार्य है। यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है, तो विकल्प भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर है। 1 2 3 तीनों सही है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पर जो है तीसरा कथन भी जो है सही है, और इस प्रकार जो है विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, हाल ही में सुर्खियों में रहा रेस टू जीरो अभियान, ये क्या है? रेस टू जीरो अभियान तो हाल ही में जो है भविष्य के खतरों को रोकने और रोजगार सृजन के लिए समावेशी और सांधारणीय विकास को प्रेरित करने के लिए एक जो है रेस टू जीरो अभियान शुरू किया गया है। और इसके तहत जो है 449 शहर, 21 क्षेत्र, 995 व्यवसाय और 38 सबसे बड़े निवेशक और 550 जो है विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि जो है इस रेस टू जीरो अभियान में एक साथ आते हैं। और इनका जो मतलब ये है कि ये लोग ये सारे मिलकर 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए जो है ये प्रतिबद्ध होंगे। और इस गठबंधन में जो है अभी तक 120 देश भी शामिल हो चुके हैं। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। और अब चलते हैं इसके विकल्पों की ओर। तो पहला विकल्प ये कह रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने और अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त बनाने हेतु एक हितधारक पहल है। 2030 तक सभी रूपों में निर्धनता को समाप्त करने के लिए आरंभ किया गया अभियान है। यह स्वस्थ जीवन शैली के प्रोत्साहन हेतु भारत में स्वस्थ पेशेवरों द्वारा प्रारंभ एक पहल है। या भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युओं की संख्या को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नेतृत्व में एक कार्यक्रम है। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो है सही होगा। कार्बन फुटप्रिंट कम करने और अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त बनाने हेतु एक बहुहितधारक पहल है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा शेषनाग जो ट्रेन है, ये शेषनाग ट्रेन क्या है? यही बात जो है आपको बतानी होगी। तो भारतीय रेलवे ने लगभग 2.8 किलोमीटर लंबी शेषनाग ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया है। यह भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चलने वाली अब तक की जो है सबसे लंबी ट्रेन है। और यह जो है वेस्ट ईस्ट मिडिल जोन में, यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में इस सेवा का संचालन किया गया है। और इस प्रकार जो है यह जो है भारतीय रेलवे द्वारा संचालित अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। और ये जो है पहला विकल्प जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि महाजनपद काल, और यदि आप पढ़े हो तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। और उसमें जो है कराधान प्रणाली यानी कि टैक्स सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। और बताना है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि भुगतान केवल वस्तु के रूप में किया जाता था, क्योंकि इस अवधि में सिक्कों का उपयोग पूर्णतः प्रचलित नहीं था। तो यहाँ पर पहला कथन जो है गलत है। बुद्ध के समय से ही आहत सिक्के जो है ढाले जाते थे, जो कि चांदी और अन्य धातुओं के बने होते थे। इस प्रकार पहला कथन जो है गलत है। और यदि पहला कथन गलत है तो चूंकि हमें सही बताना है, तो विकल्प ए और विकल्प सी गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कह रहा है कि कारीगरों और व्यापारियों को करों का भुगतान करने से छूट दिया गया था। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत है। कारीगरों को भी कर देना पड़ता था और व्यापारियों को भी सुरक्षा हेतु कर देना पड़ता था। इसलिए 1 2 दोनों कथन जो है गलत है। तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि हमें सही बताना था और यहाँ पर दोनों सही जो है नहीं है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि मुहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। तो बिल्कुल सही बात है। बात करें मुहम्मद बिन तुगलक की, तो 1325 ईस्वी से लेकर
1351 ईस्वी तक जो है इन्होंने दिल्ली सल्तनत में शासन किया। वह तुगलक राजवंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा बेटा था। ये मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा बेटा था। और इसकी चिकित्सा में जो है विशेष रुचि थी। वह कई भाषाओं फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत में भी पारंगत था और एक अच्छा जो है लेखक भी था। और यहाँ पर जो है पहला कथन जो है सही है पहला कथन जो है यहाँ पर सही है कि इसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। और पहला कथन यदि सही है तो विकल्प बी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये करा है कि उसने कृषि के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी सही है। दूसरा कथन इसलिए सही है कि इन्होंने जो है खेती का विस्तार और उसमें सुधार करने के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया, जिसके प्रभार में 30 किलो और 30 किलो चौड़ा लगभग क्षेत्र सौंपा गया। और उस क्षेत्र में खेती के विस्तार करने के लिए योजना बनाई गई। और योजना के अनुसार सुल्तान का जो है उद्देश्य था कि उस बंजर भूखंडों को कृषि योग भूखंड में सुधार करके यूज करना है। और यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है। और दूसरा कथन यदि यहाँ पर सही है तो विकल्प सी जो है यहाँ पर गलत है। तीसरा कथन ये करा है कि महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया उसके समकालीन थे। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है कि मोहम्मद तुगलक जो था वो सूफी संतों का काफ़ी सम्मान करता था। अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर जाने वाला वह प्रथम सुल्तान था। अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर जाने वाला वह प्रथम सुल्तान था। उसने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया सहित कई सूफी संतों के मज़ारों पर दरगाह का निर्माण भी करवाया। और इस प्रकार जो है ये तीसरा कथन भी जो है सही है। और 1 2 3 तीनों कथन सही है। तो विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा, बाकी विकल्प गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा जीसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये करा है कि इसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वे कोविड-19 सहित सभी इन्फ्लुएंजा वायरस के डेटा के त्वरित साझाकरण को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है यहाँ पर सही है। पहला कथन यदि सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प डी गलत है, विकल्प बी गलत है। दूसरा कथन यह करा है कि जीसेट को WHO और यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन से प्रशासनिक सहायता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन जो है गलत है और दूसरा कथन गलत है। तो विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा। जीसेट पहल को फ्राइडे वन नामक संगठन जो है ये इसको प्रशासनिक सहायता प्राप्त कराती है। यह जन कल्याण, वैज्ञानिक व शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से संगठित एवं संचालित एक पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो है दूसरा गलत है, पहला जो है सही है, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। प्रश्न यहाँ पे ये करा है निम्नलिखित मंदिर स्थापत्य कला के विशेषताओं पर विचार करना है। उपयुक्त मंदिर स्थापत्य कला जो है इसकी विशेषताएं निम्नलिखित में से इन राज्यों में से किसकी है। ये जो स्थापत्य दिए गए हैं ये इन राज्यों में से किसकी है। रेखापीठ, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल। तो ये तीनों जो विशेषता दी गई है ये नागर शैली की विशेषता है। आपको पता है कि भारत में 3 प्रकार के मंदिर निर्माण की शैलियाँ अपनाई गई है। नॉर्थ इंडिया में नागर शैली को अपनाई गई है और मिडिल इंडिया वाले भाग में वेसर शैली को अपनाई गई है। वहीं साउथ इंडिया वाले भाग में द्रविड़ शैली को अपनाई गई है। इसमें से नॉर्थ इंडिया वाले भाग में ये तीनों जो स्थापत्य कला है ये नागर शैली से संबंध रखता है। और इस प्रकार ये उड़ीसा से जो है संबंध रखता है। और उड़ीसा में जो है कोणार्क मंदिर और
ये जो है रेखा पीठ की बात करें तो रेखा पीठ जो है इसका अर्थ सीधी रेखा होता है। यह शिखर के समान एक शंकु आकार की संरचना होती है। यह गर्भगृह को जो है कवर करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में इस रेखा पीठ का जो है उल्लेख मिलता है। यहाँ पर जो है अब दूसरे बात करें पीढ़ा देउल की, तो पीढ़ा देउल जो है एक वर्गाकारी यानी कि स्क्वायर भवन होता है। इसकी छत प्रायः पिरामिड के आकार की होती है। यह दक्षिणी द्रव्य स्थापत्य कला के मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर निर्मित दीवान से जो है भिन्न होता है। यहाँ पर पीढ़ा देउल की बात हो रही है। अब बात करते हैं खाखरा देउल की, तो खाखरा देउल एक आयताकार भवन होता है जिसकी छत गोपुरम की भांति पिरामिड के खंडित शीर्ष के आकार की होती है। और इस प्रकार जो है इसके एग्जाम्पल की बात करें तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में चामुंडा देवी जो मंदिर है उसमें खाखरा देउल का एग्जाम्पल मिलते हैं। और इस प्रकार विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित की कलाकृतियों में से कौन सी प्राप्त हुई है? सोने का हार, तकुआ, तांबे के कंगन और साधारण मृदभांड। तो यहाँ पर जो है सोने के हार, बिल्कुल यहाँ पर जो है सोने के हार भी प्राप्त हुई है, पत्थरों से बने हार, तांबा के कंगन और मोती और सोना के झुमका, सिर के आभूषण, चीनी मिट्टी के लटकन, बटन व सेलखरी के मन के, ये सब जो है वहाँ से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो है पहला कथन जो है सही है। यदि पहला कथन सही है तो विकल्प सी जो है गलत है। तकुआ की बात करें तो तकुआ से जो है सूत की कटाई की जाती थी और संभवतः उस समय जो है कपास की खेती होती थी। और ये तकुआ का जो है खुदाई में मिलना इस चीज़ की पुष्टि करता है कि कपास की खेती होती थी जिससे तकुआ से सूत की कटाई की जाती थी। यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है। और यदि दूसरा सही है तो विकल्प भी गलत है। तांबे के कंगन ये भी जो है सही है, तीसरा भी सही है। साधारण मृदु भांड की बात करें तो साधारण मृदु भांड भी मिले हैं और यहाँ पर जो है ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार जो है विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर होगा। 1 2 3 4 चार कथन जो है यहाँ पर सही है।